जय गुरु जी, नमस्ते गुरु जी, नमस्ते साथ संगत जी। संगत जी, आप सबको गुरु पूर्णिमा की लख लख बधाइयाँ। गुरु जी महाराज आपको भी लख लख बधाइयाँ। बहुत बहुत शुक्राना महाराज हम सबको अपने चरणों से जुड़ने का और आज के दिन ये सौगात बख्शने का कि हम आपका गुणगान कर सकें, आपकी संगत कर सकें, अपने सवालों के जवाब ढूंढ सकें संगतों से। सो शुक्राना महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। ओवर टू यू सुरेश अंकल। नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी साथ संगत जी। साथ संगत जी, आज गुरु पूर्णिमा के दिन, पावन दिन, हमारे बीच में सत्संग के लिए आंटी आई हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। सुचित्रा आंटी, वेलकम टू यू सुचित्रा आंटी। ओवर टू यू सखी आंटी। हाँ जी अंकल। नमस्ते आंटी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना मालिक, गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना आज के दिन आपको ये मौका देने का और हमें भी ये बख्शने का, ये सौगात कि हम आपकी ब्लिसफुल जर्नी महाराज की सुने और आनंद लें। ओवर टू यू आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी साथ संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। आज मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि आज इतने पावन दिन पर गुरु जी का गुणगान करने का या सत्संग करने का मौका मिला है, जो कि हम तो लायक है नहीं, लेकिन गुरु जी ने इतनी बड़ी मौका दी है, इसलिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और शुक्राना सुरेश अंकल जी का भी। अंकल जी हमें इतनी बड़ी चांस दी, इतने बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म पे हमें गुणगान करने का, अपने सत्संग सुनाने का गुरु जी को मौका दिया। और शुक्राना गुरु जी मल्टीलिंगुअल फेसबुक पेज दा कि उन्होंने अभी जो अभी हमारे सभी लैंग्वेजेस में शिव पुराण 7 लैंग्वेजेस में शिव पुराण पाठ 2 अगस्त से शुरू कर रहे हैं, जिसमें बंगला में मैं भी पाठ करने जा रही हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना अंकल गुरु जी का और अंकल जी का भी। तो मैं सबसे पहले अपना सत्संग सुनाने के पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ, गुरु जी मुझे कोई भी भूल चूक हो जाए तो कृपया माफ कर दीजिएगा। मैं 2015 से अपनी जो गुरु जी के जुड़ने के पहले से मैं अपना जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैं एक बहुत ही मतलब 2015 बोलते हैं ना, हर एक गुरुजी जब भी बोलते हैं कि अपने से जब भी जोड़ते हैं, उसके पहले गुरुजी बहुत अंधकार से, जब आप अंधकार में डूबे हुए हो और उस समय आपका कोई हाथ थामने का है तो वो है गुरुजी। तो उसी समय मेरी भी ऐसी गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हुई 2015 से। मतलब मैं ऐसी हालत में थी कि जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और मुझे कोई किनारा नजर नहीं आ रही थी। मेरी हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, या मतलब चारों तरफ से मैं मतलब प्रॉब्लम में घिरी हुई थी। उसके पहले मेरे सारे लाइफ बहुत ही स्मूथली चल रही थी, जर्नी मेरी जो भी थी। लेकिन अचानक से, जैसे बोलते हैं ना कि इंसान की जिंदगी में एक पूरे लाइफ चेंजेस होती, तो वो मेरी शायद वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई।
तो मेरे अंकल बाहर में जॉब करते थे और मैं अपने इन लॉज के साथ और अपनी बेटी के साथ जमशेदपुर में ही रहती थी अपने घर पे। बेटी छोटी थी तो अंकल के साथ मैं नहीं जा पाई। तो कभी कभी अंकल आते थे 2 मंथ्स 3 मंथ्स में। तो अचानक क्या हुआ कि 2015 में अंकल जो बाहर जॉब करते थे तब उनकी पोस्टिंग उड़ीसा में थी। तो अंकल बीच में हमारे साथ कांटेक्ट से एकदम मतलब अलग हो गए कि उन्होंने कोई कांटेक्ट ही नहीं किए। तो जब बहुत दिन कांटेक्ट नहीं किए तो मैंने उस टाइम पे तो उतनी मोबाइल में बात नहीं हो पाती थी, लैंडलाइन से ही जो भी बातें होती थी। तो बाद में मैं जैसे उनके ऑफिस से या उनसे जैसे बात करना, उनके कांटेक्ट करने की कोशिश की तो अंकल ने कहा कि मेरे जॉब में बहुत प्रॉब्लम हो रही है और मैं पता नहीं कितने दिन ये जॉब कर पाऊंगा। और अचानक फिर कुछ दिन बाद वो अपना कोई कनेक्शन पूरा उनसे मेरे मतलब नहीं हो पा रही थी। तो अंकल के ऑफिस से मुझे बाद में पता चला अंकल हॉस्पिटल में एडमिट हैं और बहुत सीरियस हो गए थे उस टाइम पे। तो अंकल ने इस बात की खबर हमें कब मतलब हमें नहीं बताया कि क्या रीजन थी। तो फिर हमने ऑफिस के सब जो ये थे उनके कॉलीग्स थे उनसे बात की तो बोले आप मिस्टर पॉल बहुत ही परेशान है अपने जॉब से रिलेटेड, तो इसीलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उनकी बीपी अचानक बहुत हाई हो गई है। तो फिर कुछ दिनों बाद वो हॉस्पिटल से जब आए तो मैंने उनसे कहा क्या हुआ, बोले कि मेरे जॉब में बहुत प्रॉब्लम हो रही है और अभी मेरी ऐसी सिचुएशन है कि मैं जॉब छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि मेरी अभी सब चीज ईएमआई में हो रही है, हाउस लोन, घर मतलब गाड़ी भी है। तो इस हालत में बच्ची भी छोटी है, मैं कैसे अभी जॉब मतलब छोड़ने की भी कोशिश करूं या नए जॉब मिलने में भी मुझे थोड़ी टाइम लगेगी। तो इसी चीज में मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैंने कहा देखो आपकी हेल्थ जब इतनी प्रॉब्लम हो रही है और आप इतने दूर भी हो, मैं जा भी नहीं सकती अभी। मम्मी पापा की भी उस टाइम पे मेरे फादर इन लॉ की बाईपास सर्जरी हुई थी तो इसीलिए वो ज्यादा नहीं कर पाते थे और पूरा जो घर की जो भी हालत है वो मेरे को ही सब कुछ संभालनी पड़ती थी। तो मैंने कहा देखो आप एक काम करो, आप ऐसे हालत में अभी बाहर रहोगे और मैं सबको ही हम लोग चिंतित रहेंगे कि आप कैसे हो और अगर तबीयत फिर से खराब हो जाती है तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे आपके लिए, इससे बेहतर है आप यहाँ आ जाओ। तो अंकल ने कहा तो ठीक है मैं पापा से एक बार बात करके उनसे कंसल्ट करके देखता हूँ, वो अगर मुझे जो भी सही करने के लिए बोलेंगे और मैं वही डिसीजन लूंगा। तो वही हुआ, फिर पापा से भी जब उन्होंने बात की तो पापा ने भी उन्हें कहा कि नहीं तुम्हें जब अपना लगी रही है कि तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ पर तुम्हें कुछ बेटर तो मिल ही जाएगी। तो फिर अंकल ने अपना जॉब वहां पर मतलब रेजिग्नेशन देके फिर वो आ गए जमशेदपुर। अब कुछ दिनों बाद ऐसे ही चलता रहा, तब उनको ऐसे जो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे जिस तरह की जॉब वो नहीं हो पा रही थी, लेकिन उनको मतलब वो उससे मतलब कम ज्यादा वो कर रहे थे जॉब में, उनको मतलब ये कर रहे थे। लेकिन उस टाइम पे हमारी मतलब एक्चुअल स्ट्रगलिंग जो है वो हमारी जर्नी शुरू हुई। उसी दौरान पापा को भी अचानक लिकोमिया थर्सडे उनका डिटेक्ट हुआ। डॉक्टर ने कहा कि उनकी अभी बहुत ही ये है ब्लड कैंसर की। तो और अंकल फिर बहुत ज्यादा और डिप्रेस हो गए और 6 मंथ्स के अंदर पापा भी एक्सपायर कर गए। और ऐसे हालत में अंकल इतने डिप्रेशन में चले गए कि मतलब कुछ समझ में नहीं आ रही थी क्या होगा। और ऐसी हालत में मेरी भी हेल्थ इश्यू स्टार्ट होगी। पता नहीं मुझे क्या होती थी, रात को अचानक से लोअर एब्डोमेन में बहुत ज्यादा पेन होती थी। इतनी ज्यादा पेन होती थी कि मैं मतलब बर्दाश्त भी नहीं कर पाती थी, ना रात भर सो पाती थी। इवन मेरे लिए एक खाने का दाना भी गले से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता था। कुछ भी अगर मैं खाना भी खाती थी तो मुझे वॉमिट हो जाती थी। ऐसे ही चलता रहा और मतलब मैं ना हमें कुछ समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है हमारे साथ। एक मतलब कोई आप बोलते हैं ना कि जब आप अंधेरे में होते हो तो चारों तरफ से आपको विपदा पूरा घेर लेती है, तो वो सिचुएशन हमारी हो गई थी। तो हमें कोई समझ में नहीं आ रहा था।
एस्ट्रोलॉजर, पंडित, सब जगह घूम के हम एकदम थक गए थे। हमारे पास लग रहा था कोई मतलब कोई आशा ही नहीं है, आशा की किरण ही हमें मतलब छोड़ दिए है। और ऐसे हालात में 4 साल तक ऐसा चलता रहा। सॉरी, 4 साल नहीं, 2015 2017 तक ऐसे चलती रही। अचानक 2018 की बात बोल रही हूँ, मिड ऑफ द जून, मेरी एक फ्रेंड है, वो मैं उनको शादी के पहले से जानती थी, लेकिन कभी मेरे साथ उनकी बहुत ज्यादा बातें नहीं हो पाती थी। तो एक दिन मैं अपनी बेटी को ट्यूशन छोड़ने जा रही थी, तो रिटर्न के टाइम पे उनसे अचानक बात हुई। तो ऐसे ही बातों बातों में आंटी ने पूछा कि क्या अभी कैसा चल रहा है। तो मैंने कहा कि ऐसे ही कुछ नहीं, बहुत सारा थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है, हेल्थ इश्यूज भी है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो उसने ऐसे ही जब उनसे शेयर किए थोड़ा सा, तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं एक गुरुजी को मानती हूँ, अगर तुम कुछ माइंड ना करो तो मैं उनके बारे में बताना चाहूंगी, जो अभी इंसानी चोले में नहीं है, लेकिन वो साक्षात महाशिव हैं। तुम अगर उनसे बारे में जानना चाहती हो। उन्होंने मुझे एक छोटी सी स्वरूप दी, जिसके पीछे मंत्र जाप भी, गुरु जी के स्वरूप थी, और वो उसके पीछे मंत्र जाप भी लिखी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि तुम एक काम करना, इस मंत्र जाप को डेली पाठ करना, और देखो तुम्हें इससे फर्क पड़ेगी, तुम्हें फर्क महसूस होगी। तो फिर मैं, और एक छोटे से वाइट चोले के स्वरूप भी मुझे दिए। तो तब मैं घर पे तो आई, तो लेकिन एक्चुअली हस्बैंड भी इतने ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे कि वो किसी और चीज को, गुरुजी हो कि किसी को मानते या वो मानना भी नहीं चाहते थे। तो मैं थोड़ा सा नर्वस भी थी। तो उस स्वरूप को लेके आके मैं अपना बेडरूम में एक कोने में उनको रख दी थी। और गुरुजी को, लेकिन पता नहीं क्यों मन में बहुत विश्वास जैसा अंदर से फील हो रहा था कि हाँ, कुछ ये हो रहा है, पॉजिटिव वाइब्रेशन जैसे फील हो रही थी। तो मैं डेली जब गुरुजी के स्वरूप के पास में बैठती थी, तो मुझे डेली अलग अलग फ्रेग्रेंस फीलिंग्स होती थी। कभी रोजेस के, कभी रजनीगंधा फूल के। तो मैं ना अंकल को बोलती थी कि आपको फ्रेग्रेंस आ रही है क्या? मुझे ना गुलाबों की खुशबू बहुत आ रही है। तो अंकल बोलते हैं, तुम्हारा हमारे घर में गुलाब कहाँ से आएंगे, हमें तो कोई गुलाब नहीं लाए। तो मैं ना चुप हो जाती थी, मैं बोलती थी नहीं, मुझे तो आ रही है, बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस आ रही है। कभी बोलती थी कि मैं रजनीगंधा के फ्रेग्रेंस आ रहे हैं, लेकिन कोई मेरे बात पे बिलीव नहीं करते थे। फिर ऐसे ही चलता रहा। एक दिन फिर आंटी ने कहा कि ऐसे ही एक आंटी के घर में सत्संग है, आप जाना चाहोगे तो चलो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो मैंने फिर अंकल से कहा कि आप एक आंटी बोल रही हैं तो चलते हैं हम लोग, एक बार कम से कम, अगर नेक्स्ट टाइम फिर आप मना कर दोगे तो ठीक है, लेकिन एक फर्स्ट टाइम जब वो रिक्वेस्ट करी है तो हमें चलना चाहिए। तो मैं अंकल को बहुत रिक्वेस्ट करके वहां गई आंटी के घर में। और आंटी का पहला सत्संग था गुरुजी का। पता नहीं कैसा वो माहौल था, या गुरुजी तो अपना ऑरा तो हमेशा उनका रहते ही है, गुरुजी का सत्संग का मतलब इतनी पीस और इतना अपने आप को हल्का फील हुआ कि मैं बता नहीं सकती। और वो लंगर प्रसाद करने के बाद, हाँ, उसके पहले क्या हुआ कि मेरे जो पेन हो रहे थे, तो मैं ऐसे डॉक्टर्स के पास जब गई, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको स्टोन हुई है गॉल ब्लैडर की, तो आपको उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो ये 2017 की बात है, दिसंबर की। तो 2017 में तब डॉक्टर ने जैसे मुझे सजेस्ट किया, तो मैंने ऑपरेशन कराए और मेरी गॉल ब्लैडर रिमूव होगी। और रिमूव होने के बाद भी 1 वीक नहीं हुआ कि फिर से वही मेरी पेन स्टार्ट होगी। वही मेरी पेन होती थी, वही मैं मतलब कुछ भी खाना, मतलब एक पानी भी पीती तो वो भी मेरी एकदम वॉमिट हो जाती थी। मतलब मैं खड़े होने की भी मैं हालत में नहीं थी, एकदम बहुत ही बुरी हालत। और उस हालत में जब डॉक्टर कोई मतलब इलाज नहीं कर पाते थे, कोई भी डॉक्टर बोलते थे कि नहीं, आपको तो गायनिक की प्रॉब्लम, अभी ये प्रॉब्लम आप नहीं है, आप गायनिक को दिखाओ। तो मैं गायनिक के डॉक्टर के पास गई, उन्होंने पूरी टेस्ट किए, उन्होंने भी कहा कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप एक काम करो, आप ऑर्थोपेडिक में दिखाओ। ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर के पास भी गई, वो भी पूरे टेस्ट लिखे। ऐसे ही करते करते सभी डॉक्टरों ने मतलब अपने ही मतलब सभी तरह का उन्होंने एग्जामिन कर लिया, लेकिन कोई डॉक्टर मेरा कोई इलाज नहीं कर पाए। और किसी को कोई मेरी बीमारी पता ही नहीं चली कि किस वजह से मेरी को ये पेन हो रही है और मुझे ऐसे वॉमिट हो रहे हैं।
और मेडिसिन खा करके मैं इतनी उब गई थी कि मैं मतलब 6 मंथ तक तो मेरे को मन ही नहीं करता था कि कुछ मैं करूँ या किसी की बात सुनूं। मैं लास्ट में एकदम थक गई थी और मैंने अपने आप में प्रॉमिस किया था कि मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊंगी भी नहीं और ना ही कोई मुझे मेडिसिन खानी है। और तब इस दौरान में आंटी के साथ जब मुलाकात हुई और मैं पहली बार जब सत्संग में गई, वहां पर मैंने लंगर प्रसाद चखा गुरुजी का। और जैसे आंटी ने कहा था कि यहाँ का गुरुजी का प्रसाद हमें एक भी का नहीं छोड़ना है, सभी प्रसाद का एक दाना भी आपको पूरा लेना है, वो आपकी ब्लेसिंग्स है। तो गुरु जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी वही हमने किया। और फिर ऐसे ही करते करते 1-2 सत्संग में मैं जाती रही और पता नहीं मेरे को क्या हुआ कि कैसे गुरुजी महाराज ने कृपा की और लंगर प्रसाद के माध्यम से मेरी बीमारी कब दूर हो गई मुझे पता भी नहीं चला। और जो मैं इतने दिनों से डॉक्टरों के चक्कर काट रही थी और एक्सरे और अल्ट्रासाउंड और इतने सारे दवाइयां, लेकिन कोई मेरा ठीक नहीं कर पाई, एकमात्र गुरुजी के लंगर प्रसाद से ही मेरी बीमारी ठीक हुई। इसलिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसका नेक्स्ट मैं ये करूंगी। फिर हमारे जब मैं ऐसे चल रहे थे तो अंकल को जॉब के लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। एक जॉब छोड़ रहे थे फिर नेक्स्ट जॉब कर रहे थे, उनको मतलब वो एकदम स्टेबिलिटी कुछ नहीं हो रही थी जॉब में। तो पता नहीं वो अंकल तो भी थोड़ा बहुत उस टाइम पे डिप्रेस थे। तो अंकल ने कहा कि मैं आंटी से जब हम लोग सत्संग में गए तो बहुत सारे अंकल आंटी लोग बड़े मंदिर के बारे में बोल रहे थे। तो अंकल ने कहा कि पता नहीं मुझे एक दिन रात को वो अचानक से बोले कि मैं बड़े मंदिर जाने का बहुत मन कर रहा है, मैं बड़े मंदिर जाऊंगा। तो मैंने कहा आप तो कभी गए नहीं हो और हमें इस बारे में कभी पता भी नहीं कि कहाँ है बड़े मंदिर, कैसे जाना है। तो अंकल ने कहा नहीं, मुझे पता नहीं क्यों ये लग रहा है मैं कल ही बड़े मंदिर जाऊंगा। और मतलब अंकल अचानक रात को 11 बजे वो बोले कि मुझे कल बड़े मंदिर जाना है। और तब मैंने कहा कि आप कैसे जाओगे, आपने तो टिकट भी नहीं ली है और ना ही आप कहाँ पर रूम ठहरने का कुछ भी आपको पता नहीं। तो बोले अंकल बोले मुझे वो सब कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन मुझे जाना है। तो मैं फिर वही आंटी को फोन की कि आंटी कैसे बड़े मंदिर जाने, आप प्लीज थोड़ा मेरे को डायरेक्शन बताएं। तो जिन आंटी ने मुझे जो गुरुजी से जोड़े थे, उन आंटी ने मुझे कहा कि मैं भी नहीं गई हूँ बड़े मंदिर, लेकिन हाँ और एक आंटी हैं वो गई हैं, मैं उनसे पता करके आपको बताती हूँ। तो फिर ऐसे ही करके उन्होंने भी कहा कि देखो मैं तो गई हूँ, लेकिन मैं अपने रिलेटिव्स के घर गई, जब भी गई थी वहां रिलेटिव्स के घर वहां पर रुकी थी और उन्हीं के साथ में गई। इसीलिए मुझे भी आइडिया नहीं है कि कैसे जाते हैं। हाँ मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि दिल्ली से मेट्रो जाती है, वहां से आप छतरपुर के लिए आप वहां से मेट्रो ले सकते हो। और बाकी आगे की वहां की जो है आप किसी से भी पूछ लेना, उतना मुझे आइडिया नहीं है। बस इतने ही थोड़ी जानकारी में गुरुजी ने मतलब कैसे अंकल को नेक्स्ट दिन उनका माइंड सेटअप हुआ और वो मॉर्निंग में ही निकल ले और बोले कि मुझे बड़े मंदिर जाना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो अंकल को नेक्स्ट दिन फिर वो मॉर्निंग में निकल गए और वहां जैसे ट्रेन में गए, उन्होंने कोई रिजर्वेशन भी नहीं की थी। तो ये अंकल फिर नेक्स्ट आके मेरे को ये बोल रहे कि पता नहीं गुरुजी ने इस बार तो मुझे हाथ के तलवे पर लेके गए, कोई ऐसी शक्ति जो मेरे साथ हमेशा है, साथ में है और मुझे कोई प्रॉब्लम होने ही नहीं दी। जब भी मैं गाड़ी में चढ़ता हूँ उसी साथ ही लग रहा है कोई मेरे को बैठने की जगह कर दे रही है, कोई मेरे को मतलब ऐसे हुए कि एक अंकल थे, उन्होंने कहा कि अंकल आप यहाँ पर सो जाओ, मैं मेरे दूसरे कंपार्टमेंट में मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं वहां से बात उत करके फिर आऊंगा। और वो अंकल आए ही नहीं रात को। ये बोले मैं पूरी रात ट्रेन में अच्छी तरह से सोते हुए गया और वहां स्टेशन में भी पहुंचा तो वहां पर मेरी मतलब फिर मेट्रो लिए वहां पर ट्रेन से मैं होटल में भी गया और फ्रेश होके। तो बोले अंकल ने कहा कि मैं मेरे को ना लग रही थी कि मैं तो आज नई जगह है तो मैं थोड़ा पहले चले जाता हूँ। तो वो मतलब 10 बजे तक वो बड़े मंदिर तक पहुंच गए, 11:30 ऐसे तक। तो जब वहां पहुंचे तो बड़े मंदिर तो इतनी जल्दी खुलती नहीं है, वहां पर तो शाम को खुलते हैं। तो अंकल को कोई आइडिया नहीं थी। तो एक वहां पर जो सेवादार अंकल थे गेट के पास, वो अंकल ने उनको कहा कि आप यहाँ पर अभी तो मंदिर नहीं खुलती है, मंदिर तो शाम को खुलती है, तो फिर आप अभी कैसे आ गए। तो अंकल ने कहा कि देखिए मैं तो बहुत दूर से आया हूँ जमशेदपुर से, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मंदिर के बारे में
क्या ये है, यहाँ पर नियम है, तो मैं इसलिए पहले ही आया हूँ, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर वेट करता हूँ, मैं जब मंदिर खुलेगी तो मैं तभी मैं आप अंदर जाऊंगा। तो अंकल ने कहा ठीक है। फिर इतने में क्या हुआ, फिर अंकल वहीं बाहर में खड़े रह गए। अचानक वो अंकल एक बोलते हैं कि अंदर में ना एक मतलब एक पंजाबी से ऑरेंज कलर के टर्बन में पहने हुए एक अंकल मोटे से बैठे हुए हैं एक पेड़ के नीचे। और वो अंकल ना इनको हाथ से ऐसे करके बुलाते हैं कि आप तो ये अंकल मेरे अंकल वहां पर जाते हैं, उनकी बात से इशारे देख के। तो जैसे ही जाते हैं तो अंकल बोलते हैं कि आप कहाँ से आए हो। तो इन्होंने कहा कि मैं ना ऐसे झारखंड जमशेदपुर वहां से आया हूँ। तो बोलते अच्छा, तो फिर आपने लंगर किया। तो इन्होंने कहा नहीं, मेरे को तो बोले कि मंदिर अभी नहीं खुलती है, मंदिर तो शाम को खुलती है, इसीलिए मैं बाहर में ही वेट कर रहा हूँ, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो उन्होंने कहा अरे एक काम करो, वहां जोड़ा घर है, आप जाके जोड़े घर में आप अपना जूते खोल के आओ और फिर आप वहां से यहाँ पर अंदर आ जाओ। तो वहां पर जोड़े घर में जाके इन्होंने जूता खोला, और जैसे ही जूता खोल के फिर वो अंदर जैसे गए, तो उन्होंने ना एक अंकल को बुलाया कि ऐसे अंकल के नाम लेके और बोले कि इन अंकल दूर से आए हैं, इनको लंगर करा दीजिए। तो फिर ये गए और वहां पर लंगर किए। अंदर में लंगर हॉल में जब गए, बोले कोई नहीं था वहां पर, सिर्फ वही अंकल ने आके उन्होंने लंगर की प्लेट उनको दी, और उन्होंने पूरी लंगर प्रसाद मतलब करने के बाद जब बाहर निकले तो फिर कोई नहीं था, वही सिर्फ अंकल थे जिन अंकल ने उनको अंदर में जाने की परमिशन दी थी। तो फिर आके वो बोले कि अंकल जी एक काम करना, मैं यहाँ पर एवरी सैटरडे आता हूँ, आप यहाँ पर तब रेनोवेशन की काम चल रही थी बड़े मंदिर में। तो इन्होंने कहा कि आप एक काम करना, आप ना जाते वक्त गुरु जी का स्वरूप लेके जाना। तो अंकल ने कहा ठीक है। तो फिर ये बाहर आ गए, तो मतलब कुछ ही कदम बाहर आए थे, तब वो वही सेवादार अंकल जिन्होंने इनको बोला था कि अभी अंदर जाने की टाइम नहीं है, इवनिंग में जानी है, वो अंकल आके इनसे कहा कि अरे अंकल आप कैसे अंदर में आ गए, आपको तो मैंने मना किया था बाहर अंदर आने के लिए। तो ये बोलते हैं नहीं, मेरे को तो वो अंकल अंदर में जो अंकल है उन्होंने मुझे बुलाया था तभी मैं अंदर गया। तो ये अंकल दिलीप अंकल बोलते हैं कि सेवादार अंकल जी बोल रहे हैं कि कहाँ पर कौन अंकल। जैसे उन्होंने पीछे टर्निंग की तो देखिए वहां पर कोई नहीं थी, कोई नहीं था वहां पर। और ये एकदम बोले अरे ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो वो अंकल यहाँ पर बैठे हुए थे और उन्होंने ही तो मुझे अंदर में भेजा और लंगर करने के लिए उन्होंने कहा। तो बोले अभी इस टाइम पे कौन यहाँ पर तो कोई नहीं होता है, आप कैसे अंदर, आप कोई यहाँ पर है नहीं, आप कैसे बोल दिए कि आप अंदर आ गए। तो एकदम जस्ट संट हो गए, पता नहीं ये बोले कि कैसे इतनी जल्दी, मैं जब लंगर करके आया अभी भी मैं उनसे बात करके और इतनी जल्दी वो पीछे में कोई है ही नहीं। तो अभी हमें पता चलता है कि वो साक्षात गुरु जी महाराज ही थे जिन्होंने इनका अंकल को दर्शन दिए और उनको मतलब इतनी अच्छी से गुरु जी ने उनका लंगर प्रसाद कराया। अनंतम शुक्राना गुरु जी का। फिर अंकल ने शाम को जैसे ही बाहर आके फिर शाम के टाइम पे उन्होंने अंदर गए बड़े मंदिर में और जाके इवनिंग में सत्संग अटेंड की। और सत्संग जब अटेंड कर रहे हैं, अंकल बोल रहे हैं कि मैं जब चाय प्रसाद कर रहा हूँ और शबद गुरबानी चल रही है, पता नहीं मुझे कभी मैंने ऐसा महसूस ही नहीं किया, मेरे दोनों आंखों से इतने आंसू बह रहे हैं कि मुझे पता नहीं मैं क्यों रो रहा हूँ। मैं सिर्फ रो रहा हूँ, मेरे दोनों आंख से आंसू बह रहे हैं और अंदर से इतनी तकलीफ, मुझे लग रहा है कि जन्मों जन्मों का मेरे अंदर का कोई बहुत ज्यादा तकलीफ वो मेरे निकल के आ रही है आंखों के आंसू के सहारे। और वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और वो आंसू ऐसे हैं कि थमने के नाम ही नहीं ले रहे थे। तो गुरु जी उस दिन अंकल को शायद बहुत सारे कष्ट और कर्म का क्या काटे, वो तो गुरु जी महाराज ही जानते हैं। और जो अंकल ने फील किया, वो बोले कि मैं लंगर प्रसाद करने के बाद जब मैं आया और मुझे इतनी लाइट फीलिंग हो रही थी, मुझे इतना हल्का लग रहा था, मैं लग रहा कि अंदर की बहुत बड़ी बोझ मेरे अंदर से निकल गई है, बहुत बहुत अंदर की कष्ट जो है वो जो मैं किसी से बयान भी नहीं कर सकता, वो मेरे अंदर से मेरे आंखों के में आंसू से निकल गए। और गुरुजी ने फिर उनको बाहर में उनको एक ऑरेंज कलर की चोले वाले स्वरूप भी उन्हें दिया और वो स्वरूप गुरुजी के लेके आए।
और ऐसा हुआ कि अंकल जी उसी दिन सेम डे उनकी रात की ट्रेन थी और अंकल ने फिर ट्रेन जैसे ही पड़ी वो सेम वैसे ही हालत हुई। अंकल ने कहा कि मैं ट्रेन में चढ़ा ही हूँ, मेरी कोई रिजर्वेशन भी नहीं थी, मैंने टीटी को ऐसे ही नॉर्मल टिकट लिए और जो मैंने सोचा था कि रिजर्वेशन की जो भी अमाउंट या जो भी ये होगी मैं उसे पेमेंट कर दूंगा। लेकिन ऐसा हुआ कि बोल रहे हैं कि वहां पर सब मिलिट्री के सब ये सैनिक या जवान लोग थे, उनमें से एक जन ने उनको जगह भी दे दी और बोला कि आप यहाँ पर ना सो जाओ, रात को हम लोग एक साथ में वहां बात करेंगे, आप यहाँ पर सो जाओ। और अंकल बोलते हैं कि मुझे इतनी अच्छी मतलब लग रहा है रॉयल ट्रीटमेंट हो रहा, मैं एकदम सोते हुए आराम से आया। गुरुजी मतलब इतने अच्छे से उनको लेके आए और वो जमशेदपुर स्टेशन पहुंचे ही नहीं कि उनको फोन आती है कि आपका कल मेडिकल टेस्ट है, आपने एक इंटरव्यू के लिए आपका आना है और आपका मेडिकल साथ में आपका मेडिकल टेस्ट भी है। तो अंकल बोले कि मैं कब इसका इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया था मुझे पता भी नहीं, और नेक्स्ट डे जब पहुंचे भी नहीं, नेक्स्ट डे इनकी इंटरव्यू हुई और बहुत अच्छी मतलब उनको गुरुजी ने जॉब भी दी, जो गुरु जैसा वो चाहते थे वैसे ही उनको मिला। और बहुत शुक्राना गुरुजी का, जो जबकि गुरुजी के उन्होंने जाने के पहले आंटी ने उनसे कहा था कि अंकल जी आप गुरुजी से कुछ मांगना नहीं, क्योंकि गुरुजी को बोलते हैं मांगना नहीं, उनको मानना, उनकी बातों को मानना है। तो शायद उन्होंने भी यही, गुरुजी ने बिन बोले अभी जो सबक चल रही थी, बिन बोलिया सब कुछ जानता, तो गुरुजी सब अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानते हैं। तो अंकल की सारी अंदर की कष्ट उन्होंने समझा और वैसे ही उनको ब्लेस्ड किया। तो नेक्स्ट मैं सत्संग सुनाना चाहूंगी। उसके बाद एक दिन अंकल जी कुछ जॉब होने के कुछ दिन बाद ही अंकल जी एक दिन मैं जबकि मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर कर गए थे, तो मेरे कलकत्ता में मेरे ब्रदर इन लॉ रहते हैं, तो मम्मी वहां पर कुछ दिन रहती है और यहाँ पर भी हमारे साथ रहती हैं। तो अंकल क्या किए, बोले कि मेरे को ना मम्मी को लाने जाना है। तो ऑफिस से आए एक दिन और आने के बाद उन्होंने कहा कि मैं ना रात की गाड़ी से मैं आज चला जाता हूँ और कल मैं मम्मी को मॉर्निंग में पहुंच जाऊंगा, मैं इवनिंग में उनको लेके आ जाऊंगा कलकत्ता से। तो मैंने कहा ठीक है। तो अंकल जैसे ही निकले घर से, ज्यादा दूर नहीं मतलब गए ही होंगे कुछ ही कदम, अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और इतनी बारिश शुरू हुई और बिजली चमकने लगी। और उस दिन अंकल छाता भी कुछ नहीं लेके निकले थे और मैं यही सोच रही कि अरे अंकल निकल गए अभी और अंकल ने कोई छाता भी नहीं लिए हैं, तो वो तो पूरी भीग जाएंगे। तो ऐसे ही मैं मन ही मन सोच रही थी और बस गुरुजी को याद करी थी, गुरुजी अब आप ही देख लो और जो करना है आप ही अभी उनको बचाओ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही, इतनी तेज बारिश भी हो रही है साथ ही बिजली भी चमक रही है। तो अंकल ने नेक्स्ट दिन आके मुझे कहा कि पता है मेरे साथ कल एक बहुत बड़ी मतलब मैं क्या बोलूं बहुत अचंभ तरीके से मेरे से एक घटना हुई है। तो बोले, मैंने कहा क्या हुई? तो उन्होंने कहा कि कल मैं जब जब घर से निकला ही हूँ कुछ ही देर जाने के बाद मेरे को अचानक से बहुत तेज बारिश जैसे शुरू हो गई, तो मैं ऑटो के लिए खड़ी था कि कहीं ऑटो मिल जाए। तो इतनी तेज बारिश में कोई ऑटो नहीं मिल रही थी, तब रात के 11:30 बज रहे थे और रास्ता पूरा सुनसान था, कोई भी इंसान ना था ना कोई गाड़ी। तो मैं आधा भीग भी गया था उस हालत में। अचानक से एक मोटरसाइकिल आती है बुलेट में और उसमें वही एक पंजाबी अंकल जी, एक बहुत मतलब ज्यादा नहीं 30-32 ईयर्स ऐसे ही एज के होंगे, एक वाइट कलर के कुर्ते और सॉरी मतलब पैंट शर्ट पहने हुए और आए और उनके सामने आके अचानक से खड़े हो गए और इनको कहते हैं कि अंकल जी आपको कहीं जाना है? तो मेरे अंकल ने कहा कि उनको देख के, हाँ मेरे को ना स्टेशन जाना है पर इतनी रात हो गई है तो मुझे कोई ऑटो भी नहीं मिल रही है कि मैं स्टेशन जाऊं और बारिश भी बहुत हो रही है। तो उन्होंने कहा एक काम करो आप ना मेरे पीछे बैठ जाओ और मैं आपको छोड़ दूंगा। और फिर उन्होंने क्या किया, उनको एक छाता दिए
बोले आप ये छाता लेके मेरे पीछे बैठ जाओ। तो अंकल ने वो छाता लिए और पीछे में पंजाबी जो थे अंकल जो थे उनके पीछे बैठ गए, मोटरसाइकिल में जा रहे। तो बोले उन्होंने पूरी रास्ते भर कुछ बात भी नहीं की, कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ इतना ही कहा कि इन्होंने कहा कि बहुत रात हो गई है, पता नहीं मुझे अभी स्टेशन में टिकट भी मिलेगी कि नहीं, और या गाड़ी भी मैं जो जाऊंगा वो भी आएगी कि नहीं, मुझे पता नहीं चल रहा है। तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, अरे आप चिंता मत करो, आपको सब मिल जाएगी, आप जैसे जाओगे ना वहां पर आपको सब मिल जाएंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया, स्टेशन से कुछ दूर पहले उन्होंने एक जगह में उनको अंकल को गाड़ी से उतारा और कहा कि आप ना यहाँ पर आपको एक ऑटो आएगी और आप ये ऑटो से अब चले जाना, बाकी का मुझे ना यहाँ से टर्निंग लेनी है। तो फिर अंकल ने ठीक कहा कि ठीक है। और वैसे ही हुआ कि उन्होंने जैसे मोटर बाइक से जैसे उतरे ही नहीं कि एक अचानक से कहां से वहां पर एक ऑटो आ गई, और ऑटो आ गई और वो ऑटो भी खाली थी पूरी। और वहाँ ऑटो में जो ड्राइवर थे उन्होंने कहा कि आपको कहाँ जाना है, तो इन्होंने कहा मुझे स्टेशन जाना है। बोला ठीक है आप बैठ जाइए। उनको बैठने के लिए जैसे ही बैठे तो फिर बैठने के बाद फिर वो स्टेशन पहुंच गए। और ये बोलते हैं कि देख रहा हूँ कि स्टेशन में जैसे गाड़ी खड़ी हुई है और वो जैसे मेरे लिए ही खड़ी थी। जैसे ही मैंने स्टेशन में टिकट लिया और गाड़ी में बैठे ही नहीं कि गाड़ी चलने शुरू कर दी। और फिर रात को मैं पूरा आराम से सोते हुए मैं पहुंच गया कलकत्ता। तो जैसे मैं गाड़ी में चला तब मेरे को ना माइंड में कुछ स्ट्राइक किए कि मैं वो अंकल के साथ जो बाइक में आ रहा था, तो वो अंकल व्हाइट कलर के शर्ट और पैंट पहने हुए थे और उन्होंने जो छाता वो मुझे दिए हुए थे, और जब मैं छाता लेके भी आधा से ज्यादा मैं भीग गया था। लेकिन मैं वो नोटिस तब किए कि वो जो अंकल थे उनके पूरी शर्ट में या उनके पैंट में एक बारिश की एक बूंद भी नहीं थी, ना ही भी मतलब एक बूंद भी भीगी हुई थी, पूरा टोटल ड्राई। तो अंकल ने, मैंने कहा अंकल को कुछ समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है, इतनी तेज बारिश हो रही है और उसमें मैं जबकि छाता लेके पीछे बैठा हुआ मैं पूरा भीग गया हूँ, और सामने में अंकल मतलब गाड़ी मोटरसाइकिल चला रहे हैं और तब भी वो कुछ भी नहीं, बिना भीगे मतलब उनके बदन में एक भीगने की बूंद भी नहीं है, बारिश की एक बूंद भी नहीं है। तब वो बहुत ज्यादा ये हो गए और बोले कि, और सबसे बड़ी बात है कि जब ऑटो में मैं चढ़ा भी उतनी देर में वो गाड़ी कहाँ गई, पीछे टर्निंग की तो कोई गाड़ी नहीं थी, कोई गाड़ी भी नहीं थी वहां, कोई नहीं थे। मतलब इतने शॉर्ट पीरियड में कोई कैसे यहाँ से जा सकता है, जबकि रास्ते बहुत चौड़े थे, जाने से भी मुझे कहीं से भी नजर आ सकते थे, लेकिन मुझे कहीं नजर नहीं आए। तो शायद वो भी गुरुजी थे, गुरुजी ने उनको दूसरी बार दर्शन दिए। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी का। अंकल जी बहुत ब्लेस्ड हैं कि गुरुजी उन्हें बार बार दर्शन देते हैं। और फिर वो नेक्स्ट डे वैसे ही आए। कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि अंकल और मैं एक बार मार्केट गए हुए थे, हमारी लोकल यहाँ पर मार्केट गए थे, स्कूटी से ही ऐसे गए थे। तो शाम की टाइम थी और तो मैं ना स्पेक्स पहनती हूँ, तो मेरे स्पेक्स में जो उसकी कांच थोड़ी सी कुछ क्रैक कर गए थे, तो उसको ठीक करने के लिए मैंने दुकान मतलब शॉप में दिए थे। और तो अंकल जब गए शॉप में तो उन्होंने कहा कि अभी थोड़ी टाइम है, आप थोड़ा सा घूम के आइए और हम तब तक ठीक करके देते हैं। तो अंकल ने कहा कि चलो आप एक काम करो, हम लोग थोड़ा सा वहां पर कुछ सब्जी मार्केट है, वहां से कुछ सब्जियां ले लेते हैं, फिर हम लोग वहां दुकान में जाके आपकी चश्मा ले लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम जहाँ गए सब्जी लेने के लिए, लोकल मार्केट थी बहुत ही, तो सामने में सभी बैठे हुए हैं और सामने में हमने स्कूटी स्टैंड की और जैसे हम मतलब ज्यादा देर भी नहीं हुआ, 10 मिनट भी हुई होगी, हम लोग ने उतने में घूम के आगे थोड़ी सी सब्जी वगैरह वो लेके आके हम लोग देखते हैं कि हमारी स्कूटी जो जहाँ पार्किंग की हुई थी वो वहां पर नहीं है। अब जब वो देखे तो तब देख के हमें तो बहुत मतलब शौक लगा कि अरे अभी जस्ट 10 मिनट भी नहीं हुए, 5-10 मिनट में हम लोग यहाँ गए भी और सामने ही में थे और वहां सामने में सब बैठे हुए हैं, कैसे इतनी जल्दी स्कूटी कहीं यहाँ से गायब हो सकती है। तो हमने सामने में जो भी दुकान में सब थे वहां पर शॉपकीपर उन लोग से सबसे जाके पूछताछ किया, तो उन्होंने कहा हमें तो कोई किसी के आने को देखे भी नहीं, ना ही आपकी स्कूटी के बारे में हमें जानकारी है।
तो हम लोग सभी से इधर उधर पूछने लगे, किसी ने कोई बताया नहीं। तब इन सब ने कहा एक काम कीजिए, लगता है आपकी स्कूटी चोरी हो गई है, आप जल्दी से जल्दी जाइए और आपकी स्कूटी का एफआईआर दर्ज कराएं। तो अंकल और मैं दोनों इतने ज्यादा टेंस पड़ गए थे कि कुछ समझ में नहीं आ रही थी क्या करें। तो ऐसी हालत में मैं तब मेरे दिमाग में कुछ मतलब कुछ काम ही नहीं कर रहा था, मैं क्या करूं। मैं तो अपनी ही धुन में, वो सिंगल रोड थी और मैं नीचे डाउन में एकदम वॉक किए जा रही थी कि क्या करना है क्या करना है। और अंकल इधर उधर सब बात कर रहे थे। अचानक से मुझे ध्यान आया कि अरे अंकल तो मेरे साथ में ही है। मैं इधर उधर देख रही हूँ कि अंकल कहाँ गए। तो मैं जैसे पीछे टर्निंग की तो देख रही हूँ कि ऊपर में जहाँ अंकल खड़े थे, वो पार्किंग थी, वहीं पर अंकल खड़े हैं, उनके हाथ में स्कूटी है। तो मैं उनको देख के मैं फिर ऊपर वॉक मतलब आके वहां पर आई। तो जैसे आई तो अंकल के हाथ में स्कूटी देख के ना मैं एकदम स्टंट हो गई। तो मैं सामने में देख रही हूँ दो मतलब एक पंजाबी अंकल दो हैं और वो एक नई सी स्कूटी में बैठे हुए हैं। ग्रे कलर की स्कूटी, नई सी स्कूटी है और दोनों अंकल बैठे हुए हैं। सामने में जो अंकल थे और वो अंकल के मतलब उन्होंने एक ऑरेंज कलर की टर्बन मतलब पगड़ी पहनी हुई थी और उनके चेहरे से इतनी तेज मतलब आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और उनके पीछे में जो अंकल थे वो अंकल ना वो बोल रहे हैं कि मेरे को इंडिकेट करके, आंटी आप स्कूटी चलाते हो ना, आप ना देखो ये क्या हुआ कि आपकी स्कूटी के बगल में हमने अपनी स्कूटी रखी थी और वो स्कूटी मैंने गलती से हमारी स्कूटी के जगह आपकी स्कूटी की चाबी मैंने लगा दी और वो खुल के हम लोग चले गए। जब हम लोग आधे रास्ते पे गए तब हमें महसूस हुआ कि अरे हमने तो गलत स्कूटी लेके आ गए। तो मैं कहा कि मेरे तो ग्रीन कलर की है और अंकल के तो ग्रे कलर की है। ऐसे कैसे इनको इतनी गलतफहमी हो सकती है। ये तो कोई भी बच्चा भी देख सकता है, इतना ऐसे तो नहीं हो सकता। और दूसरी बात है कि मैं वो सिंगल वे थी, मैं ना वो अंकल को आते हुए देखी ना कुछ मैंने। तो फिर मैंने कुछ और प्रश्न, लेकिन मैं जब मैं अंकल से बात कर रही थी और अंकल ने मेरे को पर्टिकुलर मेरे से ही बोल के बार बार बोल रहे थे कि आंटी आप ना ये स्कूटी का चाबी जो है जितनी जल्दी हो सके आप इसको चेंज कर लो, क्योंकि ये देखो मैं मेरी चाबी से भी आपकी स्कूटी खुल जा रही है और ऐसा हो सकता है कि आप कभी भी ये आपकी गाड़ी मतलब चोरी हो सकती है, कोई भी आपकी गाड़ी को स्कूटी का लॉक खुल सकता है। आप जितनी जल्दी हो सके आप गाड़ी की लॉक आप चेंज करो। इतना बोले ही हैं। तो मैं मेरे पता नहीं मेरे मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकल रहे थे और मेरे दोनों आंख से सिर्फ आंसू ही आंसू बह रहे थे और दोनों हाथ जोड़े हुए थे। मैं वो अंकल के तरफ देख ही नहीं पा रही थी। वो अंकल ना किसी से बात कर रहे थे। सामने जो बैठे हुए थे अंकल जो ऑरेंज कलर की पगड़ी जिनकी बंधी हुई थी, वो उन अंकल के फेस में इतनी तेज थी। अभी भी मुझे याद है कि मैं मतलब मेरे को क्या मतलब कोई बोलते हैं ना कि आप भाव विभोर हो जाते हैं, तो वो हालत मेरी हो गई थी। ना मैं वो किसी से बात कर पा रही थी ना कुछ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में के लिए मैं एकदम जैसे बहुत सुन जैसे हो गई थी और सिर्फ मेरे दोनों आंख से आंसू बह रहे थे। क्यों हो रहे थे मुझे कुछ पता नहीं और किस लिए रीजन भी क्या थी वो भी मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन सिर्फ आंसू बह रहे हैं और मुझे अंदर से सिर्फ एक फीलिंग आ रही है कि शुक्राना, थैंक यू, मतलब ये फीलिंग आ रही है। तो अंकल ने उनको थैंक यू कहा और मैं भी उनको थैंक यू बोली हूँ। इतने में जस्ट टर्निंग, इतने में वो अंकल लोग चले गए और जैसे मैंने टर्न किया तो ना ही मैंने वो स्कूटी देखी ना वो अंकल को देखे। मतलब बहुत ही चंद सेकंड ही हुए होंगे, लेकिन हमने उनको और दोबारा मतलब देखा ही नहीं। तो क्या ये भी शायद गुरुजी की महिमा है। गुरुजी ने हमें बार बार आके किस रूप में आके बचाया और उन्हें हमें कैसे अभी भी बचा रहे हैं, इनका मैं शुक्राना करते हुए नहीं थक सकती। हमेशा वो गुरुजी हमारे साथ हमें हर तरफ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दीवार की इस तरफ हमें पता है, दीवार की उस तरफ हमें पता नहीं होती है। और एक सत्संग मैं शेयर करना चाहूंगी मैं अपने पापा के बारे में।
ये 2019 की है। 2019 में दिसंबर में हम लोग बड़े मंदिर गए थे। अचानक एक आंटी हमारे यहाँ है, उनकी शादी फिक्स्ड हुई और वो गुरुजी को अपनी शादी की इनविटेशन देने के लिए वो बड़े मंदिर जाने वाली थी। तो हमें कहा कि आंटी आप भी हमारे साथ चलो, तो हमें फिर कंपनी मिल जाएगी, हम लोग साथ में चलते हैं। तो इतने में क्या हुई, मेरे पापा को कुछ साल पहले की बात है, 2016 में उनका एक एक्सीडेंट हुई थी और एक्सीडेंट में उनका वो कॉलर बोन जो है वो टूट गई थे। तो कॉलर बोन टूटने की वजह से फिर उनको सर्जरी हुई और वहां पर उनको एक रॉड, मतलब स्टील की रॉड जो है वो डॉक्टर ने ये बैठाए थे। तो अब वो जब सर्जरी के बाद वो एकदम कंप्लीट ठीक हो गए थे। लेकिन अचानक से 2019 में उनको फिर से वही जगह में पेन स्टार्ट होने लगी। तो पेन जब शुरू होने लगी तो डॉक्टर ने उनको कहा कि आपको फिर से यहाँ सर्जरी करनी पड़ेगी और यहाँ पर आपको लगता है कोई मसल फिर से क्लॉट कर गए हैं, वो हमें क्लियर करना है। तो आप एक काम करो, ऑपरेशन की डेट हमें आपको दे देते हैं, आप एडमिट हो जाओ। और ये बहुत ही छोटा, आप ज्यादा, आपका बहुत सीरियस कुछ नहीं है। आपका ऑपरेशन करेंगे हम लोग और आप जल्दी ठीक हो जाओगे, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जबकि मेरे पापा की एज अभी 81 है। तो हम लोग भी थोड़ा सा सोच रहे थे कि क्या अभी इस एज में फिर से दोबारा ऑपरेशन करना ठीक रहेगा। लेकिन फिर जब डॉक्टर ने कहा कि नहीं ये बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, तो हमने भी हिम्मत बांध के कहा कि ठीक है आप ऑपरेशन कर लो। तो ऐसा हुआ कि मैं इधर में बड़े मंदिर जाने के लिए टिकट के हम लोग अरेंजमेंट कर रहे थे, अंकल ने और हमने। और ऐसे में जब पापा को हमने हॉस्पिटल, मैंने कहा ठीक है पापा का ऑपरेशन भी हो जाएगी और पापा जब तक घर आ जाएंगे ठीक भी हो जाएंगे, तब उसके बाद हम कुछ दिन बाद हम फिर पापा को रख के हम लोग जा सकते हैं, हम भी तब निश्चिंत हो जाएंगे। ऐसे ही सोचा और फिर क्या हुआ कि पापा को जब हम लोग एडमिट करने के लिए गए, तो मैं और अब मेरे जीजाजी साथ में थे, तो हॉस्पिटल में एडमिट भी कर लिए डॉक्टर ने। अब जब वो बेड में जब उनको लेके गए, जब वार्ड में, तो डॉक्टर ने कहा कि अचानक से डॉक्टर आए, कहा कि नहीं अभी ना मैं ऑपरेशन नहीं कर सकता, मेरे ना अचानक से कुछ इमरजेंसी सर्जरी के लिए मुझे ये करना पड़ा। आप एक काम करो, आप नेक्स्ट वीक में आप आके एडमिट हो जाओ और मैं नेक्स्ट वीक का आपको डेट दे देता हूँ। आप नेक्स्ट वीक में आके आप ऑपरेशन का मैं आप कर लूंगा। तो फिर पापा फिर उनको फिर छोड़ दिए, तो फिर पापा आ गए घर पे। तो मैं कहा कि मैं बहुत अच्छा होता कि मेरे जाने के पहले अच्छा से ऑपरेशन हो जाते, पापा भी रेस्ट ले लेते, तो मैं भी निश्चिंत होके पापा को यहाँ रख के मैं जा पाती। तो नेक्स्ट वीक भी मैं और फिर से दोबारा मैं और जीजा जी दोनों गए पापा को लेके हॉस्पिटल में एडमिट करके उनको ऑपरेशन के लिए गए। तो जब ऑपरेशन के लिए गए, वही सेम चीज फिर दोबारा उनके साथ हुई। डॉक्टर ने फिर से उनको कहा कि नहीं मेरे ना अभी कुछ ऑपरेशन का डेट्स इमरजेंसी फिर से आ गए हैं, सॉरी आपको अभी मैं ऑपरेशन का नहीं कर सकता, आप फिर से नेक्स्ट वीक का मैं आपको डेट देता हूँ, लेकिन इस बार एकदम मैं आपका ऑपरेशन जरूर करूंगा। ऐसे ही करके दोनों टाइम ने डॉक्टर ने उनको मना कर दिए। और इतने में क्या हुआ, नेक्स्ट वीक जब उनका जो डेट आई उसके एक दिन पहले मेरे बड़े मंदिर की जाने की टिकट की रिजर्वेशन हो गई थी। और मैं एकदम सोच में पड़ गई कि अब मैं क्या करूं, पापा इधर ऑपरेशन होंगे और मैं इधर बड़े मंदिर जाऊंगी, और वो आंटी भी, उनकी भी शादी की कार्ड भी देनी थी। तो फिर मेरी दीदी ने कहा कि एक काम करो, तुम ना पीछे के मत सोचो, मैं तो हूँ यहाँ पर, तुम्हारे जीजा जी भी हैं, हम लोग सबको ही है, पापा को हम लोग देख लेंगे, तुम जाओ बड़े मंदिर जाना चाहती हो तो तुम घूम के आओ, कोई भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये तो बहुत ही डॉक्टर ने तो कह ही दिया कि सर्जरी बहुत नॉमिनल है, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो फिर हमने बड़े मंदिर हम लोग निकल गए। अब जब हम लोग बड़े मंदिर जब गए तो दर्शन के लिए, उस दिन थर्सडे आई थिंक मे बी सॉरी फ्राइडे थी, तो हम लोग थर्सडे पहुंचे थे और फिर नेक्स्ट डे फ्राइडे को जब हम लोग गए, तो फ्राइडे को मॉर्निंग में पापा को एडमिट कराया फिर से, और उसी दिन उनकी सर्जरी थी। तो
तो मॉर्निंग में मैंने पापा को फोन किया कि पापा आप कैसे हो, आपका आज तो इवनिंग में ऑपरेशन है। तो पापा कहा कि तो मेरी दीदी मेरे को बोल रही है फोन करके, पता है तुम जैसे ही चली गई हो अब पापा ना ऑपरेशन करना नहीं चाहते, पता नहीं क्योंकि वो उनको बहुत मन से हो रही है कि नहीं आप मैं सुचित्रा आएगी उसके बाद ही मैं ऑपरेशन कराऊंगा, अभी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। तो एकदम बच्चे जैसे जिद करने लगे। तो फिर दीदी ने उनको बहुत समझाया कि पापा ऐसा मत करो, ये बहुत छोटी सी ऑपरेशन है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, डॉक्टर भी साथ में है और हम लोग तो है ना, वो तो आ ही जाएगी, आप कर लो, ऐसा मत करो आप। तो उनको पापा को बहुत समझा के फिर वो उन्होंने ऑपरेशन के लिए मनाया। तो डॉक्टर ने फिर ऑपरेशन के लिए वो चले गए। मैं तो फोन में बात कर ही रही थी, दीदी के साथ कांटेक्ट में थी, जीजाजी भी कांटेक्ट में थे। तो ऐसा होते होते अचानक क्या हुआ कि दोपहर को 2 बजे तक अचानक से फोन आती है मुझे, दीदी अचानक फोन करती है। और मैं तब होटल के रूम में थी और मेरे को शाम को गुरुजी के बड़े मंदिर जाने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे कि 5 बजे से सत्संग शुरू होने वाली है, हम लोग 3-4 बजे तक निकल जाएंगे रूम से। और तब जब 2 बजे जब अचानक दीदी की फोन आई कि पता है पापा को ऑपरेशन थिएटर में ले गए, लेकिन अभी तुम्हारे जीजा जी वहां पर हैं और डॉक्टर ने पापा को ना बहुत सीरियस बोल दिए हैं और कह रहे हैं कि अरे आपने पहले उनको देखा नहीं और उनको ना उनकी तो हार्ट की प्रॉब्लम है और उनको अभी हम लोग ऑपरेशन तो कर लिए लेकिन वो बहुत सीरियस हो गए, अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है, आप इतना ये करो। और तब ऐसे जब बोले कि जीजा जी से बॉन्ड भी कुछ साइन वगैरह करा लिए, तो दीदी जब बोले तो दीदी बोली मुझे को बहुत रोना आ रहा है, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, तुम भी यहाँ पर नहीं हो और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, अचानक से हॉस्पिटल से ऐसे खबर आई है और पापा को बहुत सीरियस बोल रहे। और उस टाइम पे संगत जी मेरी इतनी हालत बुरी हो गई थी कि मैं मतलब गुरुजी को सिर्फ अरदास लगा रही थी कि गुरुजी आप ही के पास आई हूँ, आप ही आप गुरुजी पापा को आप जो करना है आप ही रक्षा करो। बस मंत्र जाप गुरुजी का चलाती रही और मेरे मन में कुछ और कुछ ख्याल नहीं आ रहा था कि मैं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है पूरे। मैं अंकल को बोली मुझे अभी जाना है बड़े मंदिर, आप जल्दी लेके चलो, मैं और नहीं वेट कर सकती, मुझे अभी लेके चलो। तो अंकल ने कहा ठीक है अब हम लोग निकलते हैं। फिर होटल से हम लोग फिर निकले तो सारी रास्ते भर हमने ऑटो में फिर मंत्र जाप, मैंने मनी मन मंत्र जाप किए जा रही हूँ, मनी मन मंत्र जाप कर रही हूँ और गुरुजी से अरदास करें कि गुरुजी आप जो करना है, आप आज गुरुजी आप ही ऑपरेशन कर रहे हो, जो है पापा को आप ही देखने वाले हो। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे ही मैं बड़े मंदिर के टी पॉइंट पहुंची ही नहीं हूँ कि तभी मेरी जीजा जी की फोन आती है और वो कहते हैं कि पापा को एकदम ठीक है, डॉक्टर ने अभी ऑपरेशन उनकी कंप्लीट मतलब सर्जरी ठीक से बहुत अच्छे से हो गई और डॉक्टर ने कहा कि अभी पापा एकदम ठीक है, आप टेंशन की कोई बात नहीं है। हम जितना उनको सीरियस लिए मतलब उनकी तबीयत हो गई थी लेकिन पता नहीं अचानक से उनकी हालत में इतनी सुधार हो गई और ऑपरेशन भी बहुत अच्छे से हो गया। तो शायद गुरुजी ने बहुत उनका ही चमत्कार था और जो भी है गुरुजी की कृपा से है, नहीं तो और कोई नहीं कर सकते इतनी बड़ी चमत्कार गुरुजी किए। और सबसे बड़ी बात में कि 2 हफ्ते पहले तक उनका ऑपरेशन होने की थी और वो 2 हफ्ते तक गुरुजी ने कैसे टाल के अपने गुरु ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर बुलाया और हम उस माध्यम से पापा को ब्लेसिंग्स दी और पापा को एक नई जिंदगी दी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आप मतलब बिलीव नहीं करेंगे कि नेक्स्ट डे ही पापा को डॉक्टर ने ऑपरेशन का एक दिन रख के फिर छुट्टी भी दे दी उनको घर पे और डॉक्टर ने कहा कि नहीं उनको अभी कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, हम जैसे सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्यों इतने सीरियस कंडीशन में वो पहुंच गए थे लेकिन वो कैसे इतनी जल्दी रिकवर हो गए हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हम तो जानते हैं कि गुरु जो भी चमत्कार था जो भी था वो सब गुरुजी की कृपा थी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम तो अनजान हैं, हमें कुछ भी पता नहीं गुरुजी से, लेकिन आप हमारे हाथ पकड़े हुए हो और आप हमेशा से हमें साथ हो। बहुत शुक्राना गुरुजी। तो इसी तरह गुरुजी ने फिर पापा को एक नई जिंदगी दी और पापा अभी एकदम स्वस्थ हैं, उनको अभी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर के पास भी अभी जाने की कोई नौबत नहीं आई, सब गुरुजी ने उनको ठीक कर दिया। नेक्स्ट मैं उनका एक ये 2019 की जब हम लोग गए थे बड़े मंदिर में, उस टाइम पे की बात है
कि जब हम लोग बड़े मंदिर फर्स्ट डे गए थर्सडे को इवनिंग में, तो अचानक बड़े मंदिर में जाते ही गुरुजी ने मेरे अंकल को अचानक एक अंकल आए, और वो हम लोग जब लाइन में खड़े थे तो मेरे अंकल को बोले कि अंकल आपको क्या सेवा देनी है? तो अंकल ने कहा हाँ। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, आप आ जाओ हमारे साथ। तो इन्होंने फिर इनको लेके गए, और फिर उनको शायद जोड़े घर की उनको सेवा मिली, और फिर उन्होंने सेवा में जैसे चले गए, हम लोग फिर लंगर प्रसाद करके जब आए तो फिर अंकल को देख रही हूँ कि बाहर में वो हमारे लिए वेट कर रहे हैं। तो हमने कहा कि अरे आपकी तो आप सेवा कर रहे थे, तो फिर आपकी कैसे यहाँ पर? तो बोले अरे मेरी ना पहचान अंकल ने मेरे को सेवा दी, और उसके बाद ना जैसे मेरी सेवा वो कंप्लीट हो गई, फिर ना एक कोई अंकल आए और मेरे को एक ना पिंक कलर के गुरु जी का चोले का छोटी सी पॉकेट स्वरूप जो है वो मेरे पॉकेट में रख के चले गए। तो फिर मैंने कहा कि आपने लंगर प्रसाद किया? हमने तो कर लिया। तो अंकल ने कहा कि थोड़ी देर आप लोग रुक जाओ, फिर हम लोग मैं भी लंगर करके आता हूँ। तो फिर वो भी लंगर करके आ गए, थोड़ी देर हम लोग बाहर बैठ के। तो ऐसे ही हुआ, फिर हमने फ्राइडे को भी ऐसा दर्शन किए गुरु जी का, सैटरडे भी दर्शन किए। संडे हमारे रिटर्न की वहां से दिल्ली से हमारे लिए ट्रेन थी। तो क्या हुआ, हम लोग स्टे होटल में थे, जिस होटल में थे, रात मॉर्निंग में अचानक 6 बजे अंकल को एक फोन आती है। तो दिसंबर की महीना, दिल्ली में तो इतनी ठंड होती है, तो मॉर्निंग में जब फोन आती है तो अंकल अचानक से उठते हैं, और तब उनका अंकल को एक अंकल फोन करके बोलते हैं कि अंकल आपको क्या सेवा देनी है? तो अंकल अचानक से नींद से जैसे उठते साथ ही बोले हाँ। तो बोले एक काम करो, आप जस्ट 5 मिनट पे आप जल्दी से नहा के तैयार हो जाओ, और आपके होटल के नीचे में आप आ जाओ, वहां पर आपकी गाड़ी रखी हुई है, आप सीधा आ जाओ। तो अंकल ने जैसे फिर झटपट से जाके तैयार हो गए। तो मैं इनसे पूछने लगी कि आप इतने सुबह में आप कहाँ तैयार होके जा रहे हो? तो बोले कि अरे मैं तुम्हें आके बताता हूँ, अभी कुछ नहीं बोलूंगा, मैं आके बताता हूँ। तो फिर अंकल चले गए। तो फिर आके मेरे को हम बता रहे कि अरे आज मॉर्निंग में जब अचानक से मेरे को फोन आई कि आपको अंकल आपको सेवा देनी है, तो मैं तब तो नहा के नीचे जैसे ही उतरा हूँ तो एक गाड़ी खड़ी हुई थी, और देख रहा था कि कोई अंकल आए, और वहां पर आके अंकल ने गाड़ी के दरवाजा खोला, और मैं जैसे ही अंदर गया तो चुपचाप से वो अंकल कोई बात भी नहीं किए, अंदर में मैं बैठ गया। और इतनी फॉग थी कि मुझे बाहर की कोई भी चीज नजर नहीं आ रही थी, और मैं बैठ तो गया, और गुरुजी का नाम लेता गया कि अरे यहाँ का मैं कहाँ जा रहा हूँ गुरुजी, आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? यहाँ पर मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ, और मैं गुरुजी का मंत्र जाप किए जा रहा था। अचानक से फिर मेरे को एक गुरुजी के स्टिकर एक गाड़ी में नजर आई, तो मैंने फिर समझा कि नहीं, अरे गुरुजी तो मेरे साथ ही है, वो मेरे साथ ही जा रहे हैं, तो कोई डरने की बात नहीं। और इतने में क्या हुआ, फिर वो गाड़ी जाके बड़े मंदिर के गेट के सामने खड़ी हो गई, और अंकल कैसे गेट से उतरे, तो फिर वहां पर और भी अंकल लोग खड़े हुए थे, और उन्होंने फिर उनको जाके फिर सेवा भी दी, और अंकल ने वहां पर सेवा गुरुजी के बड़े मंदिर में जाके सेवा की। और वो इतने खुश हो गए कि गुरुजी कैसे अपने से, गुरुजी ने सब अपने आप, गुरुजी ने उनको इतनी अच्छी सेवा भी दी बड़े मंदिर में, सब कुछ हुआ, अनंतम शुक्राना। और हर चीज के पीछे कुछ रीजन होती है जो हमें पता नहीं होती है, सिर्फ गुरुजी को ये पता है, क्योंकि वो परम पिता परमेश्वर है, परमात्मा है। और इस टॉपिक के बारे में इसलिए मैं बोली कि सॉरी, मतलब गुरुजी गुरुजी जो सेवा लेते हैं इसमें भी गुरुजी हमारी कुछ कर्म काटते हैं। तो ऐसा ही हुआ कि हमने जैसे दिसंबर में गुरुजी के दर्शन करके आए, और ये उसके बाद जनवरी की बात है, 24 जनवरी की बात है। अंकल ऑफिस से आ रहे थे, शाम को इवनिंग की 5 बजे की टाइम थी। और क्या होती है, एवरी इवनिंग में मैं बेटी को ट्यूशन छोड़ने जाती थी, और उसकी 2 ट्यूशन रहती थी, तो मैं उसको एक ट्यूशन में छोड़ के आती थी, और फिर अंकल ऑफिस से जाते हुए नेक्स्ट ट्यूशन में उसको लेके जाते थे। तो उस दिन की बात है, तो उसके नेक्स्ट डे उस बेटी की एग्जाम थी। तो अंकल ने बेटी की थोड़ी तबीयत खराब थी, तो उसने कहा मम्मी आज ना मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगी, और मैं आज घर पे ही पढ़ाई करूंगी, आप पापा को भी मना कर देना। तो मैंने कहा ठीक है।
तो तब 5 बज रहे थे, तो अंकल ने मेरे को फोन किए कि आप कहाँ पर हो। तो मैंने कहा कि आज ना हम लोग बेटी को ट्यूशन नहीं जाना है, उसका तो तबीयत खराब लग रही थी, तो घर पे ही आज पढ़ाई कर रही है, कल भी उसके एग्जाम है, तो आप एक काम करो, आप सीधे घर ही आ जाओ ऑफिस से। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो मैं इतना उनको बोल के और मैं ना जोत जलाने के लिए बैठ गई गुरुजी के सामने। तो हमारे ऑफिस से इनके हमारे घर के आने की रास्ते में ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट्स लगते हैं, उतने इतने में ही वो आ जाते हैं। तो अब क्या हुआ कि मैं जैसे गुरुजी के सामने जोत जलाने लगी, तो पहली बार जब मैंने जलाया गुरुजी का जोत, वो जलनी नहीं। तो दूसरी बार भी मैंने कोशिश की, दूसरी बार भी जलाने की, दूसरी बार भी गुरुजी की जोत जल रही नहीं थी। और तब मैंने गुरुजी को हाथ जोड़ के अरदास किया कि गुरुजी आप ही जानो, आपकी इच्छा, जो भी इच्छा है आप ही जानो, बस शुक्राना गुरुजी, आप सब कुछ देख लो। इतना बोली ही नहीं हूँ कि तीसरी बार जैसे मैंने जोत जलाए, और अब इतनी गुरुजी का जोत जो है उसकी लौ इतनी तेज ऊपर आई कि कुछ समझ में नहीं आए। फिर मैंने शुक्राना किया और बैठ के मंत्र जाप करने लगी। अब मंत्र जाप मैं कर ही रही हूँ, करते करते अचानक से मैं मतलब मेरे ध्यान में आ रहा है कि जैसे विजन आ रही है मेरे को कि एक बहुत बड़ी एक्सीडेंट हो रही है, एक बहुत बड़ी एक्सीडेंट हो रही है। और बाकी मुझे कुछ नजर नहीं आया, सिर्फ बहुत बड़ा एक्सीडेंट। जैसे ही मैंने वो देखा तो मैं एकदम डर से मेरी आंख खोल गई, और गुरुजी के सामने मैंने जैसे स्वरूप के सामने गुरुजी को देखा और गुरुजी से कहा गुरुजी आप जो भी है आप देख लो, शुक्राना गुरुजी करके फिर से मैं मंत्र जाप करने बैठ गई। और ऐसे करते करते मैं 1 घंटा हो गया। तो तब तक 6 बज गए थे। तो जब मैं मंत्र जाप करके उठी तो अचानक से मुझे ध्यान आया, अरे अंकल से मेरी तो 5 बजे की बात हुई थी, और अंकल को मैंने कहा था आप घर आ जाओ, और घर उनको उनसे बात करने के बाद ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट्स लगते हैं घर आने में, अभी इतनी देर हो गई, अभी तक अंकल घर पे क्यों नहीं आए। तो मैंने उनको फिर फोन लगाए। तो जैसे मैं अंकल को फोन लगा रही हूँ तो अंकल बार बार फोन काट दे रहे। तो फिर 2 बार के बाद 3 बार जब मैंने फोन किया तो अंकल ने फोन उठाया। तो मैंने कहा आप कहाँ पर हो। तो अंकल ने कहा कि मेरे साथ ना एक इंसिडेंट हुई है, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। इतना बोल के और उन्होंने फोन काट दिए। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे वो इन बार ऐसे बोले तो मेरे मन में ना पता नहीं कैसे हुआ, फिर मैंने दोबारा उनको फोन किया और मैंने उनको कहा अच्छा आपकी क्या कोई एक्सीडेंट हुई है। तो जैसे मैंने ये बात उनसे कही तो उन्होंने कहा कि अरे तुम्हें कैसे पता चला। तो मैंने कहा कि मैंने कहा कि हाँ आप कहाँ पर हो, आप सिर्फ ये बताओ। तो उन्होंने कहा मैं ना थाने में हूँ, ऐसे बिष्टपुर थाने में हूँ, इतना ही उन्होंने कहा। तो मैं फिर उनको और कुछ बोली नहीं, सिर्फ गुरुजी की तरफ देखी और मैंने पता नहीं मैंने सिर्फ उनका शुक्राना किया और बेटी को बोला कि बेटा तुम घर पे रहो, और मैं उसको लॉक करके फिर मैं निकल गई स्कूटी से। और जब मैं थाने में गई तो मुझे जब मैं अंदर घुसी रही हूँ तो मेरे वहां पर गाड़ी जब देखी, अंकल ड्राइविंग करके आ रहे थे जो इस गाड़ी में थे, वो गाड़ी को मैंने जब देखा तो मेरी होश उड़ गए, क्योंकि गाड़ी की जो हालत थी तो मैं देख के मैं यही सोची कि अंकल कैसे होंगे। और फिर मैं दौड़ के अंदर जैसे गई तो देखी अंकल वहां पर बैठे हुए थे, और अंकल को देख के मैं एकदम मेरी हालत खराब हो गई। मैंने कहा आप आप ठीक हो ना, आपको कोई चोट तो नहीं आई। तो अंकल ने कहा नहीं मुझे को कोई चोट नहीं आई। तो मैंने कहा क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं जैसे घर ऑफिस से निकल के मैं आ रहा था, वहां पर गोल चक्कर में जब टर्निंग जब मैं करने वाला था, अचानक से एक ट्रक आई, और वो ट्रक मिलिट्री की ट्रक थी, और ट्रक आके मेरे को मतलब मेरी जिस सीट ड्राइविंग सीट में जिस साइड में मैं बैठा हुआ था उसी जगह में मेरे को इतनी जोर से उन्होंने धक्का मारा। कुछ देर के लिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, जस्ट मुझे लगा कि मैं ब्लैंक, जैसे मुझे समझ में आया कि मत जस्ट कुछ समझ में नहीं आया कि क्या धुंधला सा कुछ में ऐसा हुआ। थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ कि मेरी ड्राइविंग की सीट पूरी अंदर घुस गई है, और गाड़ी की जो शीशे जो भी थे कांच वो पूरी तरह से चूर चूर होके उनके बदन के चारों तरफ फूलों जैसे बिखरे हुए थे।
और अंकल बोले कि मैं जैसे कांच के फूल में, कांच के टुकड़े में ऐसे पूरे फूल की तरह मेरे बॉडी में चारों तरफ बिखरे हुए हैं और मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ। और शाम की टाइम इतनी रश होती है लेकिन कोई नहीं आया उनको उस गाड़ी से निकालने के लिए, ना ही सेव करने के लिए। एकमात्र गुरुजी थे। बोले मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा कि कोई मेरे ऊपर एक मतलब एक गार्ड जैसे करके मेरे को बचा के रखे हुए हैं, जो मुझे प्रोटेक्ट किए हुए हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ी देर बाद जब मैं देख रहा हूँ तो मेरे चारों जो कांच के शीशे या जो भी थे वो मैंने झाड़ दिया। और मतलब गुरुजी की इतनी असीम कृपा रही, उनको इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी उनके मतलब पूरी बॉडी में एक सुई के बराबर भी कोई खरोच नहीं आई। इतना शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने उस टाइम में उनको इतनी मतलब उनको एक नई जिंदगी दी। और शायद उनको मतलब कितनी ऐसे ब्लेस किया गुरुजी ने। तब हमें समझ में आया कि उस दिन गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाकर उनकी सेवा देकर वो शायद उनकी कोई कर्म काटे, उनकी कोई बहुत कष्ट काटे, जो हमें पता नहीं थी, सिर्फ गुरुजी को ही पता थी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। और इस घटना की मतलब ये मैं 2 महीने पहले की बात बोलूंगी। ये 2020 की 24 जनवरी की बात है। और इसके पहले 2019 में नवंबर की मंथ की बात कर रही हूँ। हमारे घर में एवरी मंथ सत्संग, गुरुजी सत्संग कराते हैं। तो ऐसे ही मंथली सत्संग हमारे घर पे हो रही थी। और उसी टाइम एक अंकल जो चंडीगढ़ में रहते हैं और वो एस्ट्रोलॉजर है। जबकि हम गुरुजी से जब से जुड़ने के बाद हमें कोई एस्ट्रोलॉजर और किसी चीज में हमें विश्वास नहीं था। कि हमें जानते थे कि गुरुजी के शरण में जब है तब वही हमें हर तरफ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं और हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। तो हम जहाँ रहते हैं, हमारे वहाँ पर एक अंकल रहते हैं, वो उन अंकल को बहुत मानते थे और उनकी एक एक बात को वो बहुत फॉलो करते थे। तो वो हमें बेटी जैसे मानते थे। उन्होंने हमारे घर में सत्संग थी तो उन्होंने उनको लेके आए और वो बोले कि ऐसे आप चलो, उनके घर में सत्संग के लिए न्योता है तो आप चलो। तो जब वो हमारे घर पे आए तो उन्होंने ना मेरे अंकल को ये कहा कि आप ना अपना डेट ऑफ बर्थ बताना। तो उन्होंने जब जैसे उन्हें अपना डेट ऑफ बर्थ बताया तो उन्होंने लैपटॉप में वो अंकल का डेट ऑफ बर्थ से उन्होंने कुछ चेक करके बताए कि मैं और कुछ नहीं बताऊंगा आपको। 24 जनवरी 2020 आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन रहेगी। पता नहीं वो अच्छा होगा या बुरा होगा, ये आप वो तो आगे मतलब भगवान जाने और आप मतलब जो भी है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि 24 जनवरी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन रहेगी। और ऐसे ही हुआ कि जब एक्सीडेंट जिस दिन हुई उस दिन रात को हम लोग जब घर पे आए और गाड़ी की इतनी बुरी हालत थी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे में कोई भी अंदर में बैठा हुआ आदमी कैसे बिना खरोच के एकदम मतलब गुरुजी उनको फूल की तरह एकदम रक्षा की उस दिन। और उस दिन 24 जनवरी थी और गुरुजी ने सही में उनको एक नई जिंदगी दी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी हर पल हम लोग की रक्षा कर रहे हैं। हर एक एक दिन हमारी उन्होंने मतलब सत्संग बना दिया है कि उनका शुक्राना करते हम नहीं थक सकते। अंकल बोलते हैं कि मैं ऑफिस में काम करता हूँ, मैं प्लांट में जब भी काम करता हूँ, अचानक से मैं जैसे एक पैर आगे भी किया कि नहीं, पीछे से एक बहुत बड़ी ऊपर से एक लोहे की एक बहुत बड़ी जो प्लेट है वो ऊपर से गिरी। और कैसे पता नहीं कोई मेरे जैसे हाथ खींच के मेरे को आगे लेके गए और मेरे को सुई के बराबर उन्होंने मुझे बचा दिया। जैसे वो अगर मेरे ऊपर गिरते तो मैं शायद बच ही नहीं पाता, ऐसे ही था। फिर नेक्स्ट और एक सत्संग मैं शेयर करना चाहूंगी गुरुजी के। अंकल एक दिन ऑफिस में उनकी प्लांट में काम थी और वो कुछ इंस्पेक्शन में थे। वहां पर नाइट्रोजन एक गैस की कुछ से रिलेटेड कुछ उनका इंस्पेक्शन थी। तो वो बोल रहे थे कि उसकी मतलब जो वॉल्यूम या जो स्पीड रहती है वो इतनी तेज होती है कि अगर सामने में कोई खराबी हो जाए तो बंदा पूरा मतलब अगर फ्लो आ जाए तो पूरी तरह उसकी बॉडी मतलब पार्ट्स चकनाचूर हो जाने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि अंकल ऑफिस से फिर जिस दिन वो शाम को इंस्पेक्शन में आ ही रहे थे, अचानक से किसी के फॉल्ट की वजह से वो बल्ब जो थी वो मतलब खुली हुई थी। और वो जैसे इंस्पेक्शन करने गए वो खुल गए। और खुलने के बाद वो बोल रहे हैं कि
अचानक से एक मुझे सिर्फ इतना ही लगा कि एक बहुत तेज से कुछ सामने से आया और मुझे बहुत जोर से झटका मार के मैं नीचे गिर पड़ा। और जैसे गिर ही पड़ा था कि मेरे को कुछ देर के बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मैं शायद आंखों के सामने कुछ मेरे को हिट सी फीलिंग हुई। तो मैं सोचा कि शायद आज मेरी आंखें चली गई, मैं और देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसकी स्पीड इतनी होती है कि वो बॉडी पार्ट्स को पूरी छेद कर देती है। और वो बोले, लेकिन पता नहीं मुझे कोई लग रहा कि पीछे से हाथ खींच के मेरे को गिरा दिए और मैं गिर पड़ा। और उसके बाद मेरे को बहुत हल्के से ही वो, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, मेरे आंखों में बहुत तेज से मतलब चुभन जैसी होने लगी और दर्द होने लगी। चारों तरफ मुझे ब्लाइंड ही ब्लाइंड नजर आ गई कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर जब वो घर पे आए तो मुझे कहने लगे कि मेरे आंखों में बहुत तेज दर्द हो रही है, और वो उस टाइम पे कंप्लीट लॉकडाउन भी चल रही थी, तो तब डॉक्टर के पास जाना भी थोड़ा इम्पॉसिबल ही फील हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी ना डॉक्टर के पास ना नहीं जा सकता, लेकिन मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है। तो उस टाइम पे ना मंत्र जाप चल रही थी, और मैं गुरुजी के लोटे जो तांबे के लोटे गुरुजी के स्वरूप के सामने रखती हूँ, और डेली उसमें मंत्र जाप करके वो जल प्रसाद हम लोग लेते हैं। तो मैंने कहा कि अभी आप एक काम करो, गुरु आपके आंखों में, मैंने गुरुजी का वो जल प्रसाद जो उनकी आंखों में डाल दिए। जैसे ही मैं डाली हूँ कि वो सो गए आहिस्ता आहिस्ता। और सोने के बाद वो बोले कि कुछ देर बाद जब उन्होंने उठ के बैठे और बोले कि पता है, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे आग, जैसे आग होती है ना, आग के ऊपर जैसे बर्फ डाल देते, वैसे ही ठंडक जैसी मेरे को फील हो रही है। और मैं बहुत, मतलब मेरे को सुकून फील हो रही है, मैं बहुत मतलब बेटर फील कर रहा हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, फिर से उनको, मतलब गुरुजी ने उस दिन भी बचाए उनको, नहीं तो शायद और भी कुछ गलत उनके साथ होता था। ऐसे ही छोटी बड़ी गुरुजी ने हमेशा से हमारे डेली वेज में ऐसे सत्संग कर रहे हैं कि मैं बता ही नहीं सकती कि गुरुजी कैसे किस तरह हमें बचा रहे हैं। बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका मैं कितनी शुक्राना करूं कि अगर आप हमारी जिंदगी में नहीं आए होते तो आज हम कहाँ किस दुनिया में होते, कैसे डूब जाए गए होते, ये हमें भी पता नहीं। आपने हमें इस इतने सुंदर से हमें बचाया कि मैं, मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है गुरुजी, मैं इतनी ज्यादा आपकी कृपा की प्राप्त भी नहीं हूँ, आपकी धूल की ये भी नहीं हूँ, लेकिन आपने हम पर बहुत कृपा बरसाई है। और हर एक पल आप हमें हमारे आप हम पर कृपा कर रहे हैं, इसलिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज भी इतने अच्छे दिन पर गुरुजी ने हमें सत्संग करने का मौका दिया, मुझे जिसके लायक तो शायद मैं हूँ भी नहीं, लेकिन बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अंकल जी। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी। आपके जय गुरु। सत्संग ने तो बहुत भाव विभोर कर दिया हम सबको। शुक्राना महाराज, शुक्राना, लख लख शुक्राना। एक्चुअली अनंत। अंकल आज पूरा दिन बिजी थे ना अंकल, तो ही हैड टू लीव बिकॉज वो तो काफी टायर्ड थे, उनकी आज पूरा दिन उनकी ड्यूटी थी आज, इसलिए शुक्राना मालिक आंटी। इससे बड़ी क्या ब्लेसिंग होगी कि गुरुपूरब के दिन आपने अपने गुरु का बखान किया, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। सो शुक्राना शुक्राना अनंतम, कोटि कोटि शुक्राना महाराज का। बहुत बहुत शुक्राना आंटी, थैंक यू। आंटी जब हम संगत जी में मंत्र जाप लगाते हैं फिर हम महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु। जय गुरु जी। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा
गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सब अपने आप को अनम्यूट करके महाराज से आज्ञा ले सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज्ञा मालिक, आज्ञा संगत जी। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।